हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल BA कंप्यूटर एक्सपर्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे फॉर्मेट सेल्स के A to Z सारे ऑप्शंस, जैसे कि सेल साइज में रो की हाइट या कॉलम की विड्थ को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर रोज कॉलम्स और शीट को हाइड करना या अनहाइड करना, या शीट्स को हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, या फिर हम शीट पर पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन से रिलेटेड सारे ऑप्शंस। तो अगर आप ये A to Z सारे ऑप्शन सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो के टॉपिक का नाम है फॉर्मेट सेल्स ऑप्शंस और ये है ट्यूटोरियल लेसन नंबर 10। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उस वीडियो का एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे मेरा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर्मेट सेल से रिलेटेड ऑप्शंस हमारे एक्सेल में होम टैब में यहाँ पर फॉर्मेट वाले मेन्यू में होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, जो मैं आपको वन बाय वन अब बताने वाला हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने इंसर्ट और डिलीट से रिलेटेड ऑप्शंस किए थे, तो आप अगर वो ऑप्शंस नहीं जानते तो मेरी पुरानी यानी कि पिछली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम फॉर्मेट सेल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे ऑप्शन हमारे फॉर्मेट वाले इस मेन्यू में होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सेल साइज की कैटेगरी में जो ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि रो की हाइट से रिलेटेड या कॉलम की विड्थ से रिलेटेड। तो इसमें जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्सेल की शीट के अंदर बाय डिफॉल्ट कॉलम की विड्थ या रो की हाइट कितनी होती है, तो वो आप यहां से बता सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि जो आपका, जैसे मान लीजिए पहली रो है और ये दूसरी रो है, इसके बीच में किसी भी रो के नंबर के बीच में जो ये लाइन होती है, जब आप इसके ऊपर पॉइंटर ले जाएंगे तो डबल एरो का सिंबल आ जाएगा और इस पे आप जब क्लिक दबाए रखते हैं तो ये आपको उसकी हाइट बता देता है कि रो की हाइट कितनी है। यानी ये ऊपर वाली रो की हाइट बता रहा है क्योंकि आपने 1 नंबर के नीचे क्लिक किया है। तो पहली जो रो है उसकी हाइट है 15.00 यानी कि 20 पिक्सल्स। तो 20 पिक्सल्स और 15 पॉइंट दोनों बराबर हैं। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि बाय डिफॉल्ट रो की हाइट कितनी होती है एक्सेल के अंदर, एक्सेल 2007 के अंदर, तो इतनी होती है, यानी कि 15 पॉइंट या 20 पिक्सल। तो ये पूरी शीट में सभी रो की इतनी हाइट होती है बाय डिफॉल्ट। अगर आप कॉलम की विड्थ देखना चाहते हैं तो किसी भी कॉलम के बीच में, यानी कि जैसे D और E के बीच में जो ये लाइन है, या फिर E F के बीच में यहाँ पर ये लाइन है, तो जब इस पे पॉइंटर ले जाने से डबल एरो का सिंबल आता है, तब आप उस पर क्लिक करके और ऐसे देख सकते हैं। तो ये आपको दिखा रहा है 8.43 या 64 पिक्सल। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बाय डिफॉल्ट कॉलम की विड्थ कितनी होती है एक्सेल 2007 में, तो इतनी होती है 8.43 या 64 पिक्सल। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं, बाय डिफॉल्ट कितनी विड्थ कॉलम की होती है और रो की हाइट कितनी होती है। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेट में रो हाइट। रो हाइट को आप यहाँ से ऐसे, अगर मान लीजिए आप ऊपर वाली यानी कि सीरियल नंबर वाली ये जो रो है, इसको चेंज करना चाहते हैं इसकी हाइट को, तो 1 नंबर के नीचे जो लाइन है इस पे क्लिक करके आप इसको खींच सकते हैं। तो ये आपको साथ साथ बताता रहेगा ये कितने पॉइंट इसकी हाइट हो गई है। जैसे अभी 24 पॉइंट हो गई है और मैंने क्लिक को छोड़ दिया, तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही रो की जो हाइट है वो इंक्रीज हुई है। आप चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं मैनुअल। अब जैसे मैंने इसको वापस 15 कर दिया तो ये नॉर्मल होगी। अगर आप कई रोज की हाइट जो है चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रो को ऐसे क्लिक करके और ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्लिक दबा के माउस का, और जितनी भी रो पे आपने हाइट अप्लाई करनी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे। और फिर किसी भी एक रो के नीचे जो लाइन है उस पर क्लिक करके अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि जितनी भी रो है सबकी हाइट चेंज हो गई है। तो इस तरीके से आप जितने भी यहाँ से साइड में रो के नंबर पे क्लिक करके इनकी जितनी भी हाइट सेट करेंगे, ऐसे माउस के पॉइंटर से क्लिक करके खींच के, तो उतनी रो की हाइट हो जाएगी। अब जैसे मैं इसको वापस नॉर्मल करना चाहता हूं, तो मैं इसको क्लिक करके और यहां से कर दूंगा 15। तो 15 होने के बाद जब मैं क्लिक छोड़ूंगा तो जितनी भी रो सिलेक्टेड की थी मैंने, उन सभी रो की जो हाइट है वो फिर नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि बाय डिफॉल्ट जितनी 15। अगर आप यही काम फॉर्मेट में रो से करना चाहते हैं, रो हाइट से, तो आपको सिर्फ ऐसे करना है कि इस तरीके से सिलेक्ट करना है
अब अगर मैं सीरियल नंबर के सारे सेल्स को सिलेक्ट कर रहा हूं तो आप साइड में देखेंगे कि 10 की 10 रो सिलेक्ट हो गई हैं, 11 रो सिलेक्ट हो गई हैं, क्योंकि 10 तो हमारे रिकॉर्ड है और एक सीरियल नंबर वाली रो है। तो 11 जो लाइन है यानी कि रो है हमारी वो सिलेक्ट हो गई है। आपको ऐसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है या फिर आपको ऐसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली बस उस सेल को क्लिक करके और ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। बस साइड में आपकी जो ये रो के नंबर है ये ऑरेंज होने चाहिए, यानी कि सिलेक्टेड हाईलाइटेड होने चाहिए। जब ऐसे होगा तो आप यहाँ पे रो हाइट पे क्लिक करके जितने भी पॉइंट इसकी रो की हाइट करेंगे तो वो यहाँ पर लिखेंगे आप। जैसे मैंने 25 लिख दिया और फिर कर दिया ओके, तो आप देखेंगे कि इन सभी की जो हाइट है वो 25 हो गई है। अगर आपको इसको नॉर्मल करना है तो रो हाइट में जाकर और यहाँ पर 15 कर देंगे और फिर ओके। तो एक तो तरीका है कि आप मैनुअली यहाँ से लाइन पे क्लिक करके माउस से खींच के चेंज कर सकते हैं रो की हाइट, या फिर आप सिलेक्ट करके और रो हाइट में जाकर नंबर टाइप करके भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट रो हाइट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने ऊपर वाले इस रो के जो टाइटल हैं उनको आपने बड़ा कर रखा है और आप चाहते हैं कि आपकी जो रो है वो इसके ऊपर फिट हो जाए। अभी देखेंगे आप तो ये जो ऊपर सारे अक्षर हैं कट गए हैं क्योंकि रो की जो हाइट है वो कम है। तो आप क्या करेंगे, इसमें फॉर्मेट में जाकर ऑटो फिट रो हाइट इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये सारे जितने भी वर्ड्स थे जितनी इनकी हाइट थी उतनी ही रो की हाइट फिट हो जाएगी। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूं तो ऑटो फिट रो हाइट को आप मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसे कि ये पहली रो में है तो पहली रो के नीचे जो ये लाइन है यहां पर आपको इस लाइन पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। जब डबल एरो का सिंबल ये आ रहा है ऊपर नीचे वाला, तो 1 और 2 के बीच में जो लाइन है, क्योंकि अभी हमने 1 वाली लाइन को क्या करना है, ऑटो फिट करना है, यानी फर्स्ट रो को ऑटो फिट करना है। तो फर्स्ट वाली रो के नीचे जो ये लाइन है इस पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तब भी ये ऑटो फिट रो हाइट कर देगा। तो इस तरीके से आप यहां से भी कर सकते हैं या फिर आप ऑटो फिट रो हाइट वाले ऑप्शन से भी कर सकते हैं। उसके बाद है कॉलम विड्थ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 8.43 होती है, यहाँ पर ये 8 दिखा रहा है और यहाँ पर 8.43, यानी कि ये जो इसकी विड्थ है ये कम है। और इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्लिक करके तो ये बता रहा है 10.86 यानी कि 10.86। तो इसमें क्या है कि ये विड्थ कम ज़्यादा है। अगर आप इनको नॉर्मल अपनी मर्जी से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉलम विड्थ में यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद जितने पॉइंट, नॉर्मल क्या होता है 8.43 होता है, जैसे मैंने इसमें कर दिया 15 पॉइंट। तो आपके ये कॉलम की जो विड्थ है जितने आपने कॉलम सेलेक्ट किए हैं, कॉलम सेलेक्ट करने का मतलब आपको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ आप कोई भी सेल ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। बस ये ऊपर हाईलाइटेड होने चाहिए, जैसे CDE कॉलम हाईलाइटेड है। जब ये हाईलाइटेड होते हैं तब आपको कॉलम विड्थ में क्लिक करना है और उसमें जो भी पॉइंट आप देंगे तो उतनी उसकी कॉलम की विड्थ हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम। ऑटो फिट कॉलम में क्या होता है, जैसे अगर अभी मैं इस कॉलम में देखूं तो इस कॉलम की विड्थ ज्यादा है और जो हमारा टेक्स्ट है वो यहां तक लिखा हुआ है, जैसे नेम जो है वो मैक्सिमम इस विड्थ तक है। तो आप यहां से अगर इसको ऑटो फिट करना चाहते हैं तो इस लाइन पे D और E के बीच में जो लाइन है, अगर आप D को ऑटो फिट करना चाहते हैं, D वाले कॉलम को, तो D के बाद वाली जो ये लाइन है इस पे आपको डबल एरो का सिंबल आने के बाद डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही आप देखेंगे कि ये जो सबसे बड़ा नाम होता है या जिस पे आपने क्लिक कर रखा है उस पे ये फिट हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं इसको अक्षरों को छोटा कर रहा हूं यहां से, जैसे मैंने इनको अक्षरों को छोटा कर दिया। अब मान लीजिए मैं दीपक पे क्लिक करता हूं, दीपक वाले सेल पे, और फिर मैंने अगर यहां पर D के साइड में जो लाइन है इस पे डबल क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे कि ये दीपक जितना टेक्स्ट बड़ा है, यानी कि जितनी दीपक वाले टेक्स्ट की विड्थ है उतना ही कॉलम आपका फिट हो जाएगा। इस चीज को आप वहां से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अब दीपक पे क्लिक कर रखा है, दीपक वाले सेल पे, तो फॉर्मेट में अगर आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ करेंगे तो दीपक वाले जो टेक्स्ट की जितनी विड्थ है ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करने से ये उतनी ही विड्थ कर देगा। तो चाहे आप यहां पर ऑटो फिट वाले ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो उसके लाइन पर यहां पर ऊपर कॉलम या रो में डबल क्लिक कर सकते हैं लाइन पर, तो वो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। तो ये था हमारा ऑटो फिट कॉलम विड्थ वाला ऑप्शन। उसके बाद है डिफॉल्ट विड्थ। डिफॉल्ट विड्थ का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, कॉलम की डिफॉल्ट विड्थ 8.43 यानी कि 64 पिक्सल होती है, ठीक है।
तो अगर आप चाहते हैं पूरी शीट में, अब किसी भी शीट में यहाँ पर किसी भी कॉलम के साइड में आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि 8.43 या 64 पिक्सल है। लेकिन आप चाहते हैं कि शीट में सब जगह जो आप नंबर डालेंगे विड्थ का उतनी विड्थ हो जाए, तो उसके लिए आपको डिफॉल्ट विड्थ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे ऑटोमेटिक दिखा रहे हैं, यहाँ पे 8.43 है। यहाँ पे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि 15 पॉइंट पूरी शीट में कॉलम की विड्थ हो जाए, तो उसके बाद इसको हम नंबर लिख के 15 और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जितने भी हमारे कॉलम है उस पर अगर साइड में क्लिक करेंगे तो सब में 15 पॉइंट विड्थ आ गई है। उनमें नहीं आएगी जिनमें आपने पहले से सेट कर रखी है। जैसे अब ये 3 कॉलम थे CDE, इनमें तो ऑटोमेटिक पहले से मैंने मैनुअली सेट की थी, तो इनको छोड़ के बाकी शीट में जितने भी कॉलम होंगे उन सब की विड्थ आप देख सकते हैं। यहाँ पर लाइनों में क्लिक करने से ये दिखा रहा है 15 है। तो इस तरीके से आप डिफॉल्ट विड्थ से पूरी शीट के जितने भी कॉलम्स होते हैं उनकी विड्थ को सेट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है विजिबिलिटी वाले। इसमें हाइड और अनहाइड वाले में सबसे पहला ऑप्शन है हाइड रोज, यानी कि अगर आपने रो को हाइड करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी रो को, जैसे मान लीजिए मुझे दूसरे से लेके चौथे रिकॉर्ड तक की जितनी भी रो है उनको हाइड करना है, तो आप 2, 3 और 4 इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद आप साइड में देखेंगे यहाँ पर तीसरी, चौथी और 5वीं रो हाईलाइट हो गई है। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट में हाइड अनहाइड में हाइड रोज पे क्लिक कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जो आपके ये 3 रिकॉर्ड आपने सेलेक्ट किए थे या 3 सेल सेलेक्ट किए थे उनकी रो हाइड हो जाएगी। और आप साइड में भी देखेंगे तो यहाँ पर 2 के बाद 3, 4, 5 जो है वो हाइड हो गए, यानी कि हमारी 3 रोज हाइड हो गई हैं दूसरे से लेके और छठे रो के बीच में। तो अगर आप इसको वापस लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से सेकंड और सिक्स्थ वाली रो को ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी सेल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी साइड ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए या यहाँ पे। लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि आपकी दूसरी रो और छठी रो ऐसे हाईलाइट होनी चाहिए। ऐसे हाईलाइट होने के बाद अब अगर आप यहाँ से अनहाइड करेंगे, अनहाइड रोज, तो वो रो जितनी हमने हाइड की थी वो वापस आ जाएगी। इस काम को आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने तीसरी रो के नंबर पे क्लिक कर दिया, फिर माउस का क्लिक दबा के और नीचे ऐसे सिलेक्ट कर ली तीनों रो, तो अब इसमें देखिए ऑरेंज कलर नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि पूरी रोज सिलेक्ट हो गई हैं। उसके बाद आपने किसी भी एक रो के नंबर पे राइट क्लिक करना है और आप यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं। यहाँ से हाइड करेंगे तो वो छुप जाएगी। और अगर आपने रो को वापस लाना है तो अब देखिए 2 और 6 के बीच में है, तो आपको 2 वाले नंबर पे क्लिक करना है, तो 2 वाली रो सेलेक्ट होगी और क्लिक आपने दबाए रखना है और 6 को ऐसे सिलेक्ट करना है। और फिर आपने किसी एक पे राइट क्लिक करके और अनहाइड करना है, तो यहाँ से भी आप उसको हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका रो का हाइड और रो का अनहाइड वाला ऑप्शन होता है। उसके बाद आता है हाइड कॉलम। मान लीजिए अब इसमें मैं जो मार्क्स वाला कॉलम है इसको हाइड करना चाहता हूं, तो मार्क्स पे आप कहीं पे भी क्लिक कर लीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर ई वाला कॉलम हाईलाइटेड है। इस कॉलम को अगर आपने हाइड करना है तो हाइड एंड अनहाइड वाले ऑप्शन में हाइड कॉलम्स पे आप क्लिक करेंगे तो ई वाला कॉलम हाइड हो गया। अगर आप इसके अंदर डी और एफ के बीच में देखेंगे ई वाला कॉलम छुप गया है। अगर आपने इसको वापस लाना है तो आप डी और एफ वाले कॉलम को ऐसे किसी भी सेल को सिलेक्ट करें, तो किसी भी सेल को सिलेक्ट करने से आपके डी और एफ वाले कॉलम जो है हाईलाइट होने चाहिए ऐसे ऑरेंज कलर के। और उसके बाद फिर आपने फॉर्मेट में हाइड एंड अनहाइड में अनहाइड कॉलम्स को क्लिक करना है, तो आपका जो वो कॉलम हाइड हुआ था वो वापस आ जाएगा। इसको आप यहां से भी कर सकते हैं फॉर्मेट में जाने की बजाय। जैसे ई वाले कॉलम को आपने हाइड करना है तो आपको ई वाले कॉलम पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप 2 कॉलम हाइड करना चाहते हैं तो जैसे डी और ई दोनों को करना है, तो डी पे मैंने क्लिक किया और क्लिक दबाए रखा और उधर ले गए, तो अब आप देखेंगे ये ऑरेंज नहीं है। इसका मतलब पूरे के पूरे कॉलम्स हमारे डी और ई वाले हाईलाइटेड है, यानी कि सिलेक्टेड है। फिर आपने इन दोनों में से किसी एक के नाम पे या तो डी पे या ई पे किसी भी एक कॉलम पे राइट क्लिक करना है, क्योंकि ये सिलेक्टेड तो पहले से है। तो राइट क्लिक करने से आपके पास हाइड और अनहाइड वाले ऑप्शन आ जाएंगे। जब आप हाइड पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों कॉलम हाइड हो गए। अब इनको यहीं से अनहाइड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी और एफ के बीच में ये कॉलम हाइड हुए हैं तो आपको सी पे क्लिक करना है और क्लिक दबाते हुए एफ पर जाना है, तो सी और एफ दोनों कॉलम हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर इन दोनों में से किसी एक कॉलम पे राइट क्लिक करके अगर आप अनहाइड करेंगे तो आपके इनके बीच में जो कॉलम हाइड थे वो शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप
रो या कॉलम को हाइड या अनहाइड करने वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ से ऑप्शन कॉलम पे या रो पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके, या फिर यहाँ पर हाइड एंड अनहाइड में हाइड रो हाइड कॉलम या अनहाइड रो अनहाइड कॉलम से कर सकते हैं। उसके बाद आता है हाइड शीट। तो जैसे कि अगर अब हमारा क्लिक है शीट 1 पर, नीचे अगर आप देखेंगे तो शीट 1 हाईलाइटेड है, इसका मतलब शीट 1 हमारी एक्टिव है। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो शीट पर यहाँ राइट क्लिक करके, और इसमें यहाँ पर भी ऑप्शन आता है तो राइट क्लिक करके और हाइड कर सकते हैं, तो आपकी शीट वो हाइड हो जाएगी। और अगर आप किसी और शीट पे राइट क्लिक करके अनहाइड करेंगे तो ये आपको उस शीट का नाम दिखा देगा जिस शीट को आपने हाइड किया था। उस शीट के नाम को क्लिक करके, क्योंकि अभी आप अनहाइड वाला ऑप्शन कर रहे हैं, तो उस शीट के नाम को क्लिक करके जब आप ओके करेंगे तो वो शीट आपकी पहले वाली वापस आ जाएगी। तो यहीं से आप राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। जिस शीट को आपने हाइड करना है उसको राइट क्लिक करके आपको हाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए आप 2 शीट को हाइड करना चाहते हैं, शीट 1 को और शीट 3 को, तो आपने पहले शीट 1 पे तो क्लिक कर रखा है, तो कंट्रोल बटन दबाकर शीट 3 पे भी आपने क्लिक करना है, तो ये दोनों शीट सेलेक्ट हो जाएंगी। शीट 2 सेलेक्ट नहीं होगी, तो क्योंकि आपने शीट 1 पे क्लिक करके कंट्रोल से शीट 3 पे क्लिक कर दिया तो ये दोनों शीट सेलेक्ट होगी। उसके बाद आपने इन दोनों में से शीट 1 या शीट 3 में से किसी एक पे राइट क्लिक करना है और फिर हाइड। तो आप देखेंगे कि शीट 1 भी हाइड होगी और शीट 3 भी, क्योंकि कंट्रोल से आपने दोनों शीट्स को सिलेक्ट किया था। अगर आपने इसको अनहाइड करना है तो अभी तो आपके पास शीट 2 सिर्फ एक शीट पड़ी है, एक शीट बची हुई है, तो आपने इस पे राइट क्लिक करना है और अनहाइड पे क्लिक करना है। जब आप अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वो सारी शीट दिखा देगा जो जो आपने हाइड कर रखी है। तो जिसको भी आप अनहाइड करना चाहते हैं आप उसको क्लिक कर दीजिए और फिर ओके। और अगर आप दोनों को अनहाइड करना चाहते हैं तो इसमें ऑप्शन जो है सिंपल एक शीट का एक टाइम में ही आप कर सकते हैं अनहाइड। तो जैसे मैंने शीट 1 को अनहाइड कर दिया ओके, तो शीट 1 आ गई, फिर आपको दोबारा अनहाइड पे राइट क्लिक करके जाना पड़ेगा और फिर उस दूसरी शीट को क्लिक करके, जैसे शीट 3 को मैंने क्लिक किया और फिर मैंने कर दिया ओके, तो आपकी शीट 3 भी अनहाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ से शीट के ऊपर राइट क्लिक करके हाइड या अनहाइड वाले ऑप्शन कर सकते हैं। और यही काम आपको, अब मैंने शीट 1 पे क्लिक किया हुआ है तो फॉर्मेट में हाइड अनहाइड में आप जब हाइड शीट पे क्लिक करेंगे तो ये शीट हाइड होगी, और जब आप यहाँ से फॉर्मेट में अनहाइड शीट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऐसा बॉक्स आएगा, डायलॉग बॉक्स, और उसमें आपको वो शीट दिखाएगा जो हाइड हो चुकी थी। तो उस पर आपको क्लिक करके ओके करना है। यानी दोनों ही ऑप्शन सेम है, चाहे तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से कर सकते हैं या फॉर्मेट में यहाँ से भी हाइड शीट और अनहाइड शीट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे विजिबिलिटी वाले ऑप्शंस, जिसमें आपको रोज, कॉलम्स और शीट को हाइड या अनहाइड करने से रिलेटेड ऑप्शंस मिलते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनाइज शीट्स। इसमें रीनेम शीट का मतलब होता है शीट का नाम चेंज करना। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो शीट 1 सिलेक्टेड है, तो जब मैं यहाँ पर फॉर्मेट में रीनेम शीट पे क्लिक करूंगा, यानी कि शीट का नाम मुझे चेंज करना है, तो रीनेम शीट पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर नीचे शीट 1 वाला टैब का नाम जो है वो सिलेक्टेड हो गया है। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया फर्स्ट, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। और नाम देने के बाद जब आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये नाम सेट हो जाएगा। रीनेम शीट वाला ऑप्शन आप यहाँ से किसी शीट के नाम पे डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो मैंने इसका नाम दे दिया सेकंड और फिर बाहर क्लिक कर दिया तो इसका नाम चेंज हो गया। और तीसरा तरीका है रीनेम शीट करने का, शीट के जिस शीट का नाम आप चेंज करना चाहते हैं उस शीट के ऊपर पॉइंटर ले जाके राइट क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आता है, तो इस पर क्लिक करेंगे जब आप, तब भी आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसका नाम कर दिया थर्ड। तो इस तरीके से 3 तरीकों से आप शीट का नाम चेंज कर सकते हैं, शीट के नाम पे डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके रीनेम, या फिर फॉर्मेट में रीनेम शीट। उसके बाद आता है मूव और कॉपी शीट। तो अभी हमारा क्लिक जो है यहाँ पर पहली शीट पर है, यानी कि फर्स्ट वाली शीट पर जिसका नाम फर्स्ट दिया था हमने। अगर हम इसको मूव करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं तो दोनों ही ऑप्शन इसमें आपको मूव और कॉपी शीट वाले ऑप्शन में मिल जाएंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। तो इसमें आपको ये पूछ रहा है, आपकी फाइल का नाम तो बुक 1 है, जो आपका फाइल का नाम ऊपर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, तो इसको आपने चेंज नहीं करना। और मान लीजिए आपने यहाँ से बिफोर शीट का मतलब किस शीट से पहले आपने फर्स्ट को लगाना है। तो मान लीजिए अगर आप करेंगे मूव टू एंड और फिर कर दिया ओके,
तो आप देखेंगे नीचे यहाँ पर फर्स्ट वाली जो शीट थी हमारी सबसे लास्ट में आ गई। और अगर आप मूवर कॉपी शीट यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं दोबारा, अब आपने किया कि फर्स्ट वाली जो शीट पे हमारा क्लिक है, ये फर्स्ट वाली शीट जो है वो थर्ड शीट से पहले लग जाए, तो आपने कर दिया थर्ड, बिफोर शीट थर्ड। तो जब आप इसको ओके करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट वाली जो हमारी शीट थी वो थर्ड वाली शीट से पहले लग जाएगी, यानी कि मूव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप वहां से मूव कर सकते हैं। अगर आप यहां से मूव करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाली या जिस भी शीट को आप मूव करना चाहते हैं आगे पीछे, उसके नाम पे आपको क्लिक दबाना है और ऐसे एरो का जो सिंबल आ जाएगा ब्लैक कलर का, इसको उठा के आपने इधर ले जाना है। तो अब आप देखेंगे जैसे इंडिकेट मैं कर रहा हूँ, एरो का जो सिंबल है ये उधर हो गया है, तो आपकी फर्स्ट वाली शीट यहाँ पर मूव हो जाएगी। और फिर उसके बाद अगर दोबारा इस पे मान लीजिए क्लिक करके मैं मूव कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे ये जो एरो का सिंबल मूव हो रहा है ब्लैक कलर का, ये लास्ट में पहुंच गया। तो जब मैं क्लिक छोड़ दूंगा तो फर्स्ट वाली जो शीट है यहाँ पर मूव होगी। तो इस तरीके से आप मूव शीट वाला ऑप्शन कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट कॉपी क्या होता है, मूव और कॉपी शीट में अगर आप शीट को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ नीचे वाला ये ऑप्शन ऑन करना है, बाकी ये जो बिफोर शीट वाला ऑप्शन है ये सेम है। जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट ए कॉपी वाले ऑप्शन को ऑन कर दिया और मुझे फर्स्ट वाली, क्योंकि अभी आपने फर्स्ट वाली शीट पे क्लिक किया हुआ है तो आपने उसको सेकंड से पहले, जैसे मैंने इसमें यहाँ पर सेकंड पे क्लिक कर दिया तो बिफोर शीट सेकंड, यानी कि जो आपकी ये सेकंड वाली शीट है इससे पहले फर्स्ट वाली शीट की कॉपी बन जाएगी, क्योंकि आपने क्रिएट ए कॉपी वाला ऑप्शन ऑन कर दिया। तो क्रिएट ए कॉपी बिफोर शीट सेकंड और फिर आपने कर दिया ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट जो आपकी शीट थी वो तो यहीं पर है, लेकिन फर्स्ट वाली शीट की दूसरी कॉपी यहाँ पर ब्रैकेट में 2 लिखा आ जाएगा, दूसरी कॉपी आपकी यहाँ पर होगी है। आप किसी और शीट में क्लिक करेंगे, देखिए ब्लैंक आ रही है, लेकिन फर्स्ट शीट पे क्लिक कर रहे हैं या फर्स्ट सेकंड कॉपी पे क्लिक कर रहे हैं तो आपका सेम मैटर आ रहा है, क्योंकि ये दोनों ही कॉपी हैं। तो ये जो ऑप्शन है मूव और कॉपी शीट, ये आप यहां से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी शीट पर कंट्रोल बटन दबाकर और क्लिक करके और उठा के जब ले जाएंगे इसको, जैसे कि अभी मैं इसमें यहां पर कंट्रोल बटन दबा के क्लिक कर रहा हूं और फिर मैं इसको मूव कर रहा हूं, तो फर्स्ट वाली शीट पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद फिर मैंने कंट्रोल बटन दबाया और इसको उठा के जब मैं ले जा रहा हूं तो आप देखेंगे इसमें जो ये डॉक्यूमेंट वाला माउस के साथ सिंबल आ रहा है, इसमें प्लस का सिंबल है। प्लस का मतलब है कि इसकी कॉपी होगी। तो मैंने इसको यहां पर छोड़ दिया। जैसे अब अगर आप देखेंगे तो ब्लैक कलर का जो एरो है वो थर्ड और सेकंड के बीच में है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले पे मैंने कंट्रोल बटन दबाकर क्लिक से उठाया था और यहाँ पे सेकंड और थर्ड के बीच में जब एरो का सिंबल आया तो मैंने क्लिक छोड़ दिया। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वाली जो शीट थी उसकी कॉपी हो गई है। यहाँ पर 3 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सेकंड कॉपी तो मैंने यहाँ पर पहले बना दी थी। तो इस तरीके से आप वहां फॉर्मेट वाले ऑप्शन में मूव और कॉपी शीट कर सकते हैं, या फिर यहां से भी राइट क्लिक करके मूव और कॉपी कर सकते हैं। तो दोनों एक ही ऑप्शन है, या फिर आप सीधा किसी भी शीट के नाम को क्लिक करके मूव करेंगे तो वो मूव हो जाएगी, और कंट्रोल के साथ क्लिक करके मूव करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें टैब कलर। तो यहां पर फॉर्मेट में अगर आप टैब कलर देना चाहते हैं तो कोई कलर दे सकते हैं। जैसे ये जो फर्स्ट शीट है इसकी थर्ड कॉपी है, इसका काम मेरा पेंडिंग है तो मैंने इसको रेड कलर दे दिया। जिसका काम मेरा कंप्लीट हो गया उसको मैं यहां से भी राइट क्लिक करके टैब कलर दे सकता हूं। जैसे मैंने इसका थर्ड वाली शीट का कलर दे दिया ग्रीन। यानी कि कलर हम क्यों देते हैं, ताकि हम इंडिकेट कर सके कि हमारी इस शीट का काम पेंडिंग है या इस शीट का काम हो चुका है। तो सिर्फ कलर इंडिकेट करने के लिए है। तो आप किसी भी टैब पर राइट क्लिक कीजिए, टैब में जो भी आपको कलर देना है अपनी मर्जी से, अपने आइडिया से वो दे सकते हैं। जैसे मेरा शीट सेकंड जो है इसका काम पेंडिंग है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो ये रेड कलर में होंगे। तो मुझे जब मैं अगले दिन या कई दिनों बाद देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इन शीट का मैंने रेड कलर किया था, यानी कि इसका काम पेंडिंग है। तो ये सिर्फ इंडिकेट करने के लिए होता है। अगर आप टैब का कलर हटाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके टैब कलर में यहाँ से नो कलर कर देंगे। अगर और कोई कलर देना चाहते हैं तो मोर कलर में जाकर कोई भी कलर दे सकते हैं। तो मैंने इसको राइट क्लिक करके टैब कलर में नो कलर कर दिया, और ऐसे यहां पर भी राइट क्लिक करके टैब कलर में नो कलर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का मतलब क्या होता है, पासवर्ड लगाना। और इसके नीचे एक लॉक सेल वाला ऑप्शन भी है। लॉक सेल वाले ऑप्शन का मतलब क्या है कि आपकी पूरी शीट पर जहां पर भी आप क्लिक करेंगे, कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो लॉक सेल वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक पहले से ही हाईलाइटेड होता है, जैसे आप देख रहे हैं।
ऑरेंज कलर का ये लॉक के ऊपर बॉक्स बना हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन अभी ऑन है। तो अगर आप जब ये ऑप्शन ऑन होता है, आपने इसको हटाया नहीं और प्रोटेक्ट शीट में जाकर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। तो जब आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा। जैसे मैंने इस बॉक्स में पासवर्ड टाइप कर दिया 123। आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, वो पासवर्ड आपको याद रखना है। और नीचे ऑप्शन यहाँ पर जो लिस्ट दे रखी है ये क्या है, इसमें बता रखा है अलाउ ऑल यूजर्स ऑफ दिस वर्कशीट टू। इसका मतलब क्या है कि पासवर्ड लगाने के बाद आप किसी बंदे के पास पासवर्ड नहीं है लेकिन वो इनमें से कोई ऑप्शन यूज कर सकता है। तो जो भी ऑप्शन आप इसमें से ऑन करेंगे, मान लीजिए आपने इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम वाला ऑप्शन ऑन कर दिया और आपने फिर पासवर्ड लगा रखा है, तो जो भी कोई दूसरा बंदा, दूसरा आदमी आपकी इस फाइल को ओपन करेगा तो वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ इंसर्ट कॉलम और रो का ही ऑप्शन कर पाएगा। तो इस लिस्ट में से जो आप ऑप्शन ऑन करेंगे वो दूसरा बंदा आपकी इस फाइल पे कर सकता है अप्लाई, लेकिन दूसरे ऑप्शंस नहीं कर सकता। तो ये आपको ऑन ऑफ यहां से करना है और फिर कर दिया ओके। तो मैंने इसमें पासवर्ड दिया है 123। ओके करने के बाद ये आपसे फिर कंफर्म करेगा पासवर्ड, तो वही पासवर्ड आपने दे दिया 123 और फिर ओके। तो अब आपकी पूरी शीट पे पासवर्ड लग चुका है। तो ये शीट हमने कौन सी क्लिक की थी, फर्स्ट वाली। आप कहीं पर भी शीट में लिखेंगे तो आपके पास ये लॉक वाला ऑप्शन आएगा कि ये रीड ओनली है और ये प्रोटेक्टेड है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप किसी को डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट भी नहीं होगा। यानी इस शीट में आप कहीं पर भी मैटर कोई भी चेंज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, ना ही लिख सकते हैं। लेकिन इस शीट में अगर आप कोई राइट क्लिक करेंगे तो आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, या रो पर राइट क्लिक करेंगे तो रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन ऑन है क्योंकि आपने वहां पर प्रोटेक्ट वाले ऑप्शन में जाकर इंसर्ट रो और कॉलम वाले को अलाउ किया था, इसलिए ये दोनों ऑप्शन दूसरा यूजर कर पाएगा। अब जब ये हमारा पासवर्ड लगता है तो ये इस शीट पर लगा है क्योंकि आपने फर्स्ट शीट पर क्लिक करके पासवर्ड लगाया था। अगर आप थर्ड वाली शीट पर क्लिक करके और यहां पर कुछ लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि इसको अगर आप सारी शीटों पे लगाना चाहते हैं तो 1 बाय 1 करके अलग अलग शीट पर ही आपको लगाना पड़ेगा। तो अभी मैंने इस पर पासवर्ड लगाया, मान लीजिए थर्ड वाले पे अभी मैं लिख सकता हूं। अगर आपको इस पे भी, इस शीट पे भी पासवर्ड लगाना है तो आपको फिर वहां पर प्रोटेक्ट शीट में जाकर और यहाँ पर पासवर्ड देना पड़ेगा। कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं आप, सभी शीट्स पर एक जैसा पासवर्ड भी लगा सकते हैं और अलग अलग पासवर्ड भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब इस शीट पर भी पासवर्ड लग गया, मैं अगर इसमें कुछ लिख रहा हूं या डिलीट कर रहा हूं तो यही ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब है इस पर भी प्रोटेक्शन लग गई है। अगर आप किसी दूसरी शीट पर लिखेंगे तो लिखा जाएगा क्योंकि आपने इस शीट पर पासवर्ड नहीं लगाया। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर एक शीट पर आपको अलग अलग पासवर्ड लगाना पड़ेगा, अलग अलग बार जाकर और प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे फर्स्ट शीट को अगर मैं अनप्रोटेक्ट करना चाहता हूं ताकि मैं अपना काम कर सकूं, तो यहां पर फॉर्मेट में अनप्रोटेक्ट शीट, जहां पर प्रोटेक्ट शीट वाला ऑप्शन था वहीं पर अनप्रोटेक्ट शीट आ जाएगा। तो अगर मैं इस पर क्लिक करके पासवर्ड दे देता हूं और फिर ओके, तो पासवर्ड अगर ठीक होगा तो मैं इसमें चेंजिंग कर सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया रमेश, तो ये लिखा जा रहा है। और अगर मैं किसी को डिलीट करूंगा तो डिलीट भी हो रहा है, कंट्रोल जेड करूंगा तो वापस भी आ रहा है, यानी कि आपकी इस शीट से पासवर्ड हट जाएगा। तो ये होता है हमारा प्रोटेक्ट शीट वाला ऑप्शन और लॉक सेल। अब लॉक सेल का मेन यूज क्या है, लॉक सेल ऑटोमेटिक पहले से ऑन रहता है, यानी कि पूरी शीट पे लॉक लगा होता है। और लॉक का ऑप्शन तब कामयाब होगा जब आप प्रोटेक्ट शीट करते हैं, यानी कि प्रोटेक्ट शीट करने से ही सेल पर लॉक लग जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए किसी के भी मार्क्स कोई चेंज ना कर सके लेकिन उनके नाम चेंज कर सके, कोई दूसरा यूजर है यानी कि कोई दूसरा आदमी है जो आपकी ये फाइल ओपन करता है, तो वो सिर्फ नाम को चेंज कर सके लेकिन उसके मार्क्स चेंज ना कर सके या पूरी शीट में कुछ और चेंज ना कर सके। तो जिसमें आप चेंज करना चाहते हैं, जिस पर आप लॉक नहीं लगाना चाहते, सबसे पहले आपको उसको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मुझे इन नामों पे टाइप करने के लिए लॉक नहीं लगाना, यानी मैं इसमें कुछ भी चेंज कर सकूं, तो उसके लिए मुझे लॉक हटाना है। तो इसको सिलेक्ट करके आपको लॉक सेल वाला ऑप्शन यहां से ऑफ करना है। तो यहां से लॉक सेल वाला ऑप्शन ऑफ करने से ये जो चौरस बॉक्स आ रहा है इसके ऊपर लॉक वाले सिंबल के ऊपर, ये हट जाएगा। जैसे मैंने लॉक सेल को ऑफ कर दिया। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर चौरस बॉक्स नहीं है, इसका मतलब इन सेल्स से लॉक हट चुका है। तो आप देखेंगे इन सेल्स पर मैंने ये लॉक सेल को क्लिक करके लॉक हटा दिया। लेकिन अगर आप शीट में कहीं और क्लिक करेंगे किसी भी सेल पर तो आपको ये बॉक्स दिखेगा, यानी कि ऑन है। कहने का मतलब ये है कि आपने इसको सिलेक्ट करके और लॉक हटा दिया। अब अगर आप प्रोटेक्ट शीट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे
और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और फिर ओके, फिर दोबारा आपने पासवर्ड डाला, फिर ओके, तो पूरी शीट पर पासवर्ड लग गया। तो आप किसी और सेल पर तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब भी आप लिखेंगे तो यही स्क्रीन आएगी, यही ऑप्शन आएगा कि ये लॉक है। डिलीट करेंगे तब भी, लेकिन क्योंकि आपने इसको सिलेक्ट करके और लॉक वाला ऑप्शन हटा दिया था तो इस पर लॉक या पासवर्ड नहीं लगा। तो आप इसमें आसानी से किसी का नाम चेंज कर सकते हैं या फिर कोई भी काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लॉक सेल वाला ऑप्शन जहां पर ऑफ करेंगे वहां पर प्रोटेक्ट शीट से पासवर्ड नहीं लगेगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो अनप्रोटेक्ट शीट में जाकर और पासवर्ड डालकर सही और फिर ओके कर देंगे तो पासवर्ड से लॉक हट गया। अब आप कहीं पर भी लिख सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने ये लॉक हटाया था दोबारा लग जाए तो उसके लिए आपको उतना ही एरिया सेलेक्ट करना है और फिर यहां से ये लॉक सेल वाला ऑप्शन ऑन कर देना है। अब मैं इसको जैसे क्लिक करूंगा, देखिए अभी ये हाईलाइट नहीं है। अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो अब दोबारा आप जब देखेंगे इसको लॉक सेल को तो ये चौरस बॉक्स में आ गया। इसका मतलब अब इसके ऊपर भी लॉक लग चुका है। तो जिससे भी आप लॉक हटाना चाहते हो उसमें लॉक वाले ऑप्शन को ऑफ कर देंगे और जिस सेल्स पर आप लगाना चाहते हैं तो उसमें तो आपका ये ऑटोमेटिक ऑन रहता ही है। तो इस तरीके से आप प्रोटेक्ट शीट या लॉक सेल वाला ऑप्शन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में ऑप्शन आता है इसमें फॉर्मेट सेल्स। जब आप फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये स्क्रीन आती है। इसमें मैं आपको नंबर फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर और फिल वाले ऑप्शन आपको करवा चुका हूं। जैसे नंबर फॉर्मेटिंग मैंने आपको नंबर फॉर्मेटिंग वाले वीडियो में बताई थी यहां पर। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, आप वहां पर क्लिक करके और इनके सारे A to Z ऑप्शन सीख सकते हैं। जो भी ये सिंबल्स हैं ये क्या होते हैं इन सब के बारे में जान सकते हैं। और अलाइनमेंट वाले ऑप्शन मैंने आपको यहां पर करवा दिए थे इस पोर्शन में। इसकी वीडियो का भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ट्यूटोरियल। फॉन्ट वाले ऑप्शन मैंने आपको यहां पर करवा दिए थे फॉन्ट वाले ग्रुप में। बॉर्डर वाले ऑप्शन जो है वो आपका यहां पर बॉर्डर का ये जो टॉपिक दिया हुआ है यहां पर बटन, यहां पर मैंने करवा दिए थे। ये सेम ही ऑप्शन है, बस इसमें यहां पर स्टाइल अलग दिया हुआ है लेकिन ऑप्शन वही है। वहां से भी आप बॉर्डर लगा सकते हैं, यहां से भी। और फिल वाला जो ऑप्शन है ये आप यहां से भी कर सकते हैं या फिर यहां पर मैंने फॉन्ट वाले के अंदर जो ये फिल वाला एक ये कलर का डिब्बा दिख रहा है इस ऑप्शन से भी आप फिल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर फॉर्मेट सेल्स में आपका क्या यूज है इसका, तो वो यूज है प्रोटेक्शन का। क्योंकि लॉक सेल वाला तो ऑप्शन मैंने आपको करवा दिया है, जैसे इसमें लॉक्ड लिखा हुआ है। इसमें एक हिडन वाला एक्स्ट्रा ऑप्शन है। तो मेरे कहने का मतलब है जब आप फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रोटेक्शन वाला ऑप्शन एक्स्ट्रा है। तो इसमें आपको लॉक यहां से ऑफ करना है या ऑन करना है, आप यहां से भी कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको बता चुका हूं कि लॉक वाला वो ऑप्शन आप यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो लॉक्ड वाला ऑप्शन जो फॉर्मेट सेल्स में है ये तो सेम है जो आपका बाहर दिया हुआ है। हिडन वाला ऑप्शन क्या है? हिडन वाला ऑप्शन हम तब यूज करते हैं, मान लीजिए आपने यहां पर फॉर्मूला लगा दिया इनका टोटल का, तो इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू और इनको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद एंटर। तो यहां पे सम वाला फॉर्मूला आपने लगा दिया। तो अब आप देखेंगे इस पे डबल क्लिक करेंगे तब भी आपको फॉर्मूला दिखाएगा, या आप इस सेल पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला बार में ऊपर भी फॉर्मूला दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्मूले पे मेरा पासवर्ड लग जाए और कोई भी इस फॉर्मूले को देख ना पाए, यानी कि इस पे क्लिक करेगा तो ऊपर फॉर्मूला नहीं दिखना चाहिए, फॉर्मूला होगा तो सही लेकिन वो दिखेगा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूले वाले इस सेल पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने जाना है फॉर्मेट सेल्स में और हिडन वाले ऑप्शन को ऑन कर देंगे और फिर ओके। अब हिडन ऑन करने के से आपका यहां पर ये हाइड नहीं होगा फॉर्मूला बार में फॉर्मूला, इसके लिए आपको प्रोटेक्ट शीट वाला ऑप्शन भी करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करके आपने पासवर्ड लगा दिया और फिर ओके, और फिर आपने पासवर्ड लगा दिया और फिर ओके। तो अब आप देखेंगे मेरा क्लिक फॉर्मूला वाले सेल के ऊपर है। जैसे कि अगर मैं बाहर क्लिक कर रहा हूं, अब देखिए फॉर्मूले वाले सेल पे मैंने क्लिक किया लेकिन ऊपर आपको फॉर्मूला बार में कोई भी फॉर्मूला नहीं दिखाएगा क्योंकि ये हिडन है, क्योंकि इसको हमने पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दिया और उसको हाइड भी हमने पहले कर दिया था। तो ये ऑप्शन है तो लॉक जैसा कि आप लॉक हटाना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं, वैसे ही आप हिडन किसी को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते तो आप फॉर्मेट सेल के इस ऑप्शन हिडन वाले को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो इसका मेन मकसद होता है किसी भी फॉर्मूला को आप कैलकुलेट तो करना चाहते हैं लेकिन दिखाना नहीं चाहते किसी को भी क्या फॉर्मूला आपने लगाया, तो उस फॉर्मूले को आप हिडन कर सकते हैं। अगर आपको इसको हटाना है तो अनप्रोटेक्ट शीट में जाकर पहले पासवर्ड सही वाला यहां पर टाइप करके और ओके कर देंगे। पासवर्ड हट गया तो अब इसमें फॉर्मूला आपको दिखा रहा है।
तो फिर आप यहाँ से अगर फॉर्मूला पे क्लिक करके फॉर्मूला वाले सेल पे और फॉर्मेट सेल्स में जाकर हिडन को ऑफ कर देंगे तो आपका ये हिडन वाला ऑप्शन इससे हट जाएगा। तो आपका प्रोटेक्ट शीट करने से पासवर्ड लगाने से भी फॉर्मूला दिखेगा। तो ये ऑप्शन होता है हमारा हिडन वाला। तो ये थे हमारे फॉर्मेट मेन्यू में A to Z सारे ऑप्शंस। और इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।